का हमारे चैनल रोशन सा स्टडी पॉइंट पे। तो दोस्तों, सबसे पहले जो आज हम बात करने वाले हैं आपका 11th क्लास और आपका ये चैप्टर 5th है, जिसमें प्राकृतिक वनस्पति और उससे संबंधित जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न है उनको हम आज डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, यहाँ पर जो आपके एग्जाम का पैटर्न है थोड़ा सा चेंज हो चुका है, जिसमें क्या है कि आपके जो क्वेश्चन है 1 नंबर वाले वो नहीं आ रहे हैं, इसमें 2 नंबर वाले प्रश्न आएंगे। लेकिन फिर भी इस तरह के जो प्रश्न हैं वो 2 नंबर में भी कहीं ना कहीं से मर्ज कर दिया जाए। हो सकता है कि आपसे ये चंदन वन कहाँ है, हो सकता है सिमलीपाल जी मंडल नीचे का, दोनों को एक साथ करके 2 नंबर का प्रश्न बना दिया जाए। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल भी आप कह सकते हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो पहला क्वेश्चन जो रहने वाला है वो यही है कि चंदन वन किस प्रकार के वनों के उदाहरण है। तो आपको याद रखना है, जो चंदन वन है वो एक प्रकार से पर्णपाती या मानसूनी वनों के, मानसूनी या पर्णपाती, देखिए एक प्रकार के जो वन होते हैं वहाँ पर ठीक ठाक मात्रा में मतलब वर्षा होती है, लेकिन पूरी तरीके से नहीं कह सकते, लेकिन ठीक ठाक मात्रा में वर्षा होती है और पानी रहता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए कि सिमलीपाल जीव मंडल नीचे किस राज्य में है। तो देखिए, सिमलीपाल जीव मंडल जो नीचे है आपका वो उड़ीसा राज्य में, उड़ीसा जो है भारत के यहाँ इस लोकेशन में उड़ीसा आता है। तो उड़ीसा याद रखिएगा, इस तरह उड़ीसा में सिमलीपाल जीव मंडल नीचे है। अगला क्वेश्चन देखिए, नंदा देवी जीव मंडल नीचे कहाँ स्थित है। देखिए, नंदा देवी जो है ऊपर भारत में, ऊपर उत्तर भारत में उत्तराखंड आपका है और उसी राज्य में है जीव मंडल आपका जो नंदा देवी है। और बहुत इंपॉर्टेंट है ये नंदा देवी वाला, हो सकता है आपके मैप में भी आ जाए नंदा देवी कहाँ है। तो आपको याद रखना है कि उत्तराखंड में है, तो इसका पॉइंट बहुत ज्यादा इसका महत्व है इस वाले प्रश्न का। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन अगला क्या है कि एक आदर्श स्थिति में कुल भूमि के कितने प्रतिशत पर वन होने चाहिए। देखिए, कम से कम भी तो 33% जो भूमि है ना, 33% उस पे होने चाहिए वन। लेकिन भारत में मात्र जो वन है जो वो 23 है, मतलब भारत में जो वनों की स्थिति है वो 23 है। मतलब लगभग जो हम लोग हैं नेशनल जो डाटा एक होना चाहिए 33, उससे हम 10% पीछे हैं, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि उन राज्यों के नाम बताइए, क्या प्रश्न है, उन राज्यों के नाम बताइए जो 2/3 भौगोलिक क्षेत्र वन से ढके हुए हैं। तो आपको इसमें नाम बताना है अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड। मतलब एक ऐसे राज्य हैं जहां इनकी मान लीजिए कि 100, ये मान लीजिए 100 जमीन है, इसमें से मान लीजिए 2/3, अब 2/3 का लगभग मतलब जब अगर हम निकालेंगे तो 2/3 जो मतलब निकालेंगे तो लगभग समझ के चलिए कि 50% से ज़्यादा जो ज़मीन है वहाँ पर वन पाया जाता है। अब वन पाया जा रहा है तो वो कौन से राज्य है, अरुणाचल प्रदेश है, मेघालय है, मिजोरम है। भारत में कहाँ है, भारत के ये पूर्वोत्तर में है। मान लीजिए भारत का जो मैप है, मैंने ऐसे बिल्कुल एक बहुत बेकार बनाया, लेकिन कोई नहीं, भारत का जो ये पूर्व का भाग है ना, ये पूर्व वाले जो राज्य हैं जिनको 7 बहनें भी, 7 सिस्टर्स भी कहा जाता है, ये 7 सिस्टर्स में आते हैं, जिसमें अरुणाचल प्रदेश भी है, मेघालय भी है और मिजोरम भी है आपका, और नागालैंड भी है। ठीक है, अब हम उन राज्यों की बात करेंगे जहां पर बहुत कम वन है। तो अगला प्रश्न वही है कि भारत के उन राज्यों के नाम बताइए जिनके भौगोलिक क्षेत्र के 10% से कम भाग पर वन है। मतलब ऐसे हमें राज्यों के नाम बताने हैं जिनके 10% में भी वन नहीं है। तो वो कौन से राज्य है, तो आपको नाम बताना है हरियाणा हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, पंजाब हो गया, राजस्थान। देखिए, अब रीजन समझते हैं क्या क्या है। हरियाणा और जो पंजाब है यहाँ कृषि बहुत बड़ी मात्रा में होती है, तो ये कारण होगा कि वनों को काटना और कृषि करना। लेकिन जम्मू कश्मीर और राजस्थान का जो रीजन है वो एक यहाँ का एटमॉस्फेयर है। मतलब जम्मू कश्मीर में देखिए बहुत बड़ी मात्रा में जो ठंड पड़ती है, यहाँ का एटमॉस्फेयर बहुत अलग है। वही राजस्थान में बहुत गर्मी पड़ती है, इस कारणवश यहाँ पे वनों की संख्या बहुत कम है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, ये बहुत ज्यादा जरूरी हो सकता है 2 नंबर में सीधा आ जाए ये वाला, कि 2 राष्ट्रीय उद्यानों के नाम बताइए जिनमें गैंडा प्रमुख संरक्षित वन है। मतलब ये हमें ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारा 7वां। तो 7वां प्रश्न क्या है कि 2 राष्ट्रीय उद्यानों के नाम बताइए जिनमें गैंडा प्रमुख संरक्षित वन जीव हैं। तो काजीरंगा और मानस। अब क्वेश्चन बनेगा 2 नंबर में, तो कैसे बनेगा, क्वेश्चन ये बना दिया जाएगा कि ये किस राज्य में है, मतलब इनके नाम बताओ और किस राज्य में है। तो असम में है ये, कहाँ है, असम में है ये। ठीक है, असम में है ये दोनों। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, मणिपुर में कौन से मृग के संरक्षण की परियोजना चल रही है। तो आपको 1 नंबर में बता देना है कि थामिन जो मृग होता है, अब देखिए मृग का मतलब होता है एक प्रकार से हिरण, तो थामिन जो मृग है उसके संरक्षण की परियोजना कहाँ चल रही है, मणिपुर में। मणिपुर कहाँ है, भारत के पूर्वोत्तर में है, तो आपको याद रखना है इस चीज को। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं कि भारत की वन नीति कब बनाई गई थी और इसे संशोधित कब किया गया। अपने आप में 2 नंबर का प्रश्न देखिए बना हुआ है, 1 नंबर नहीं, 2 नंबर में आराम से बना हुआ है ये। तो इसका आंसर आपको देना है कि जो वन नीति है 1952 में बनाई गई, इसको 1988 में इसको
द्वारा संशोधित कर दिया गया। संशोधित का मतलब अगर कुछ गलतियां रही होंगी या कुछ चीज़ें ऐड करनी होंगी तो 88 में और चीज़ें ऐड कर दी गई। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, भारत में इस समय कितने जीव मंडल निचय हैं? देखिए ये जो डाटा दिया जा रहा है कि आपका 14 है, लेकिन वर्तमान में जो है वो 18 जीव मंडल नीचे हैं। कितने हैं आपके? 18 जीव मंडल नीचे आपके हैं। वर्तमान में इसकी संख्या थोड़ी बढ़ चुकी है। ठीक है, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चलिएगा आप लोग। ठीक है, अगला देखिए प्रश्न क्या है। अब ये 2 नंबर में अपने आप में प्रश्न है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, भारत के उन जीव मंडल निचय के नाम बताओ जो यूनेस्को के जीव मंडल निचय या विश्व नेटवर्क पर मान्यता प्राप्त है। मतलब ऐसे हमें जीव मंडल निचय बताने हैं जो भारत एक प्रकार से जिनको यूनेस्को ने मान्यता दे रखी है कि भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमने बताया जैसे 18 संख्या है इसका। ठीक है, कितना है? 18। देखिए एनसीईआरटी में कई जगह अगर 18 है तो 18 ही लिखेंगे और अगर कोई चेंजेस है तो उसके अनुसार हम चलेंगे। ठीक है, पहले लेकिन 14 हुआ करते थे और जिसमें से 4 अभी भी 4 मेन है। उन चारों का नाम जानना बहुत जरूरी है। एक है नीलगिरी, एक है नंदा देवी, एक है सुंदरवन और एक है मन्नार की खाड़ी। चलिए लोकेशन जानने का प्रयास करते हैं क्योंकि एग्जाम में तो वो ज़्यादा आने वाला है। देखिए अब हमें क्या करना है कि थोड़ा सा यूं बस बार, क्योंकि नंदा देवी तो हमने बताया था उत्तराखंड में है, तो ऊपर उत्तराखंड में है। जो नीलगिरी है ना ये इन राज्यों में, मतलब ये तमिलनाडु हो गया, ये आपका केरल हो गया, ये आपका कर्नाटका हो गया, इसके टच में यहाँ पे नीलगिरी की पहाड़ियाँ हैं, यहाँ पे नीलगिरी की पहाड़ियाँ, तो ये लोकेशन सही है। सुंदरवन का है पश्चिम बंगाल में, जो पश्चिम बंगाल आपका पूर्व में आता है, यहाँ पर सुंदरवन है। अच्छा मन्नार की खाड़ी क्या है? मन्नार की खाड़ी ये रहा, तमिलनाडु के बॉर्डर के टच पे ही मन्नार की खाड़ी। तो लोकेशन देखिए, नंदा देवी ऊपर है, आपका सुंदरवन इधर है, ये रहा सुंदरवन। उसके बाद नीलगिरी यहाँ पर है और आपका मन्नार की खाड़ी यहाँ पर है। तो यूनेस्को ने इनको एक प्रकार से विश्व स्तर पर नेटवर्क में मान्यता दे रखी है। अगला प्रश्न देखिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये वाला भी, कि प्रोजेक्ट टाइगर तथा प्रोजेक्ट एलिफेंट क्यों आरंभ किए गए। अब देखिए कॉमन चीज़ है कि आरंभ तभी किए गए होंगे जब इनको बचाना होगा, मतलब इनको दिक्कत रही होगी ना कोई, तो वही आंसर भी है, बस इसका डेट याद कर लीजिए कि कब कब ऐसा किया गया था। तो प्रोजेक्ट टाइगर जो है 1973 में किया गया और प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992 में किया गया। और इन प्रजातियों के संरक्षण और उनके प्राकृतिक आवासों को बचाने के लिए आरंभ किए गए थे। मतलब कहने का मतलब ये है कि जो ये प्रजाति है, एलिफेंट है और टाइगर है, इन दोनों के घरों को बचाने के लिए, क्योंकि जंगल बड़ी मात्रा में काटे जा रहे हैं, इनकी हत्याएं भी कर दी जा रही हैं, मतलब शिकार कर रहे हैं लोग, तो इनको बचाने के लिए इस प्रकार की परियोजनाएं शुरू की गई थी। अब देखिए इसमें उद्देश्य क्या है, तो बाघों और हाथियों की संख्या को लगभग बढ़ाए रखना है, एक प्रकार से स्तर को बनाए रखना है कि भैया जो बाघ है या आपका जो हाथी है, उनकी जो भी संख्या है उनको घटने नहीं देना है हमको। ठीक है, ये एक प्रयास बहुत अच्छा किया गया था भारत सरकार द्वारा और अच्छा प्रोजेक्ट है और इसका लाभ भी हुआ है। भारत में जो बाघों की संख्या है, जो शेरों की संख्या या एलिफेंट की संख्या ठीक ठाक अच्छी मात्रा में बढ़ी भी है। तो ये जो परियोजनाएं हैं, अभियान है, ये अच्छी तरीके से काम कर पा रही हैं। देखिए अगला जो प्रश्न हमारा रहेगा बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला, कि प्राकृतिक वनस्पति क्या है। चैप्टर का नाम भी प्राकृतिक वनस्पति आपका था। तो क्वेश्चन जो रहेगा कि प्राकृतिक वनस्पति किसे कहते हैं और उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन किस प्रकार की जलवायविक दशाओं में पाए जाते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो प्रश्न रहेगा कि जो प्राकृतिक वनस्पति हैं वो इस प्रकार के पौधे होते हैं जिनमें प्रत्यक्ष परोक्ष रूप से मानव की सहायता के बिना, अब भाई जंगल जो होता है वहाँ पे जो वर्षा होती है, वहाँ पे जो भी चीज़ें होती हैं, जो जानवर मरते हैं उनसे जो खाद बनती है, पेड़ पौधों की जो गलने से जो चीज़ें बनती हैं, खाद बनती है, अपने आप ही पौधे उग जाते हैं और जंगल सा बन जाता है, एक झाड़ियाँ सी बिल्कुल उग जाती हैं, तो उसमें मानव का कोई योगदान नहीं होता। तो वही ये कहना चाह रहा है कि इस प्रकार की वनस्पति या इस प्रकार के पौधे जिसमें प्रत्यक्ष या परोक्ष किसी भी प्रकार से मानव का कोई योगदान नहीं होता है, ठीक है, मानव के योगदान के बिना उग जाता है और अपने आकार, संरचना और अपनी आवश्यकताओं के अनुसार जो प्राकृतिक वनस्पति है उसके अनुसार ढाल लेता है। मतलब मानव का उसमें कोई योगदान नहीं होता है, ठीक है, मानव की सहायता के बिना काम होता है और अपनी आकार या संरचना या अपनी आवश्यकताओं के अनुसार वो प्रकृति के अनुसार ढल जाते हैं जो पेड़ पौधे होते हैं। अब प्रश्न ये आता है कि इस प्रकार के पौधे पाए कहाँ जाते हैं। तो आपको बताना है उष्णकटिबंधीय एक प्रकार से सदा जो बाहर जो वन होते हैं, जहाँ आर्द्रता की मात्रा होती है और अच्छी खासी वर्षा होती है,
वहां पे इस प्रकार के वन पाए जाते हैं। इसका एक ऑप्शन भी है कि भैया 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। देखिए 200 सेंटीमीटर जो इसने वर्ड यूज कर लिया ना भैया, 200 सेंटीमीटर बहुत अच्छी वर्षा होती है और इस प्रकार के जो वन है 200 सेंटीमीटर से नीचे पाए ही नहीं जा सकते, ठीक है। और इसमें आर्द्रता की मात्रा कितनी, आर्द्रता मतलब नमी की मात्रा कितनी, 70% बहुत ज्यादा मात्रा है नमी की, ठीक है। और 24 डिग्री जो तापमान है वो औसत रहता है। औसत का मतलब यहाँ ये मत समझ लेना कि 24 ही रहेगा, मतलब एवरेज 24 रहता है, कभी हो सकता है 14, कभी 10 भी हो सकता है, लेकिन एवरेज 24 उससे ऊपर नहीं जाता है, ठीक है। इस प्रकार के जो वन है वो पश्चिमी घाट पर्वत, उत्तर पूर्वी पहाड़ी और अंडमान निकोबार में पाया जाता है। मतलब ये जो वन है जहां वर्षा अच्छी खासी मात्रा में होती है, जहां पानी अच्छी खासी मात्रा में होता है, वहीं पर इस प्रकार के वन पाए जाते हैं। सूखे क्षेत्र में इस प्रकार के वन नहीं पाए जा सकते, ठीक है। ये समझने वाली बात थी। अगला प्रश्न देखते हैं कि सामाजिक वानिकी से आपका क्या अभिप्राय है। अब देखिए सामाजिक जो वानिकी होता है, जो ये शब्दावली है, इसका सबसे पहले जो प्रयोग है 1976 में राष्ट्रीय कृषि जनसंख्या के लिए जलावयन, छोटी इमारती लकड़ी या छोटे छोटे वन उत्पादों की आपूर्ति के लिए किया गया था। मतलब सामाजिक वानिकी समाज के लिए कहीं ना कहीं से जो जनसंख्या है ना उसके लिए जलावयन, मतलब एक प्रकार से जल की व्यवस्था एक प्रकार से, या छोटी लकड़ियों की व्यवस्था, छोटे उत्पादकों की जो आपूर्ति है उसको एक प्रकार से मुख्य रूप से 3 भागों में बांट दिया गया था, जिसमें शहरी वानिकी है, ग्रामीण वानिकी है और फार्म वानिकी है। मतलब शहर के बारे में थोड़ा बताया जाएगा, शहर की व्यवस्था किस प्रकार से हो सकती है, ग्रामीण व्यवस्था, और फार्म जो फार्म होते हैं बड़े बड़े है ना उनके बारे में। शादी पार्टी नहीं, इसमें उगाने की बात की जा रही है, पेड़ पौधों की बात की जा रही है, ठीक है। तो यहाँ पर जो इसका एक उद्देश्य मुख्य रहा था वानिकी का, अब देखिए क्या है, किसानों को अपनी भूमि पर किसानों को अपनी भूमि पर वृक्षारोपण करना है। वृक्षारोपण का मतलब होता है कि भैया पेड़ों को आपको लगाना है और ये आपका दायित्व है, आपको ऐसा करना ही करना है। अगला देखिए, वन विभागों द्वारा लोगों की जरूरतों को पूरा करने के लिए जो सड़कें हैं ना उसके किनारे या नहरों पे, दोनों तरफ या सार्वजनिक भूमि पर वृक्षारोपण करना है आपको। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि लोगों की ज़रूरतें क्या हैं। लोगों की ज़रूरतें हैं भैया, एक बड़ी मात्रा में ऑक्सीजन लोगों की मात्रा ज़रूरत है भैया, लकड़ी चाहिए होती है काफ़ी चीज़ों के लिए। तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि जो सड़क है उसके किनारे, नहर हो गया उसके किनारे, सार्वजनिक भूमि होगी उसके किनारे आपको क्या करना है, वृक्षारोपण करना है। क्या करना है, वृक्षारोपण, मतलब पेड़ों को लगाना है बड़ी मात्रा में, ठीक है। तो ये आपका रहा। तो इसी के साथ दोस्तों आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। तो जय हिंद, जय भारत, और इसी तरह हमारे चैनल पे बने रहें और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी वीडियोस को शेयर करें, और हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।